बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर एंड ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। है तो वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसके लॉन्ग आने के चांसेस कम होते हैं। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और आप इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करें। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट में आप लोगों ने मैकेनिकल पावर पढ़ी थी और मैकेनिकल पावर का फार्मूला आपको याद होगा W/T था। और हम लोगों ने पावर को यूँ डिफाइन किया था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। तो आज भी हम पावर ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर का है। और फर्स्ट में हम लोगों ने जो ज़्यादातर बात की थी वो मैकेनिकल पावर की बात की थी कि जितना आप किसी बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं उस वर्क डन को उस टाइम से डिवाइड कर दें जिस टाइम में आप लोगों ने वर्क डन किया है, तो आपके पास पावर बन जाएगी या आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर में। तो इलेक्ट्रिक पावर का ताल्लुक किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ होगा। मैकेनिकल पावर में इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं आते, इलेक्ट्रिक पावर का ताल्लुक किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ होगा। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो सिंबल है ये रजिस्टर की सिंबल है। तो सपोज़ करें यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसके साथ आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जिस बैटरी की वोल्टेज V है। सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस R है और एक बैटरी कनेक्ट है, और जिस बैटरी की वोल्टेज को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं, जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर स्विच S भी लगा सकते हैं। अब बच्चों, जैसे हम इस स्विच S को क्लोज़ करेंगे, इस स्विच S को क्लोज़ करने से इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। यानी जैसे हम स्विच S को क्लोज़ कर रहे हैं तो इस स्विच S को क्लोज़ करने से इस सर्किट में करंट I फ्लो करेगा। ज़ाहिर है इस करंट को फ्लो खुद तो नहीं कर रहा, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क डन हो रहा है। यानी इस चार्ज को मूव करवाने के लिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। वो जो वर्क डन हो रहा है जितने टाइम में हो रहा है, अगर उस वर्क डन को जो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो रहा है, और वर्क डन किस काम के लिए हो रहा है, जिस तरह इस बॉडी को मूव करवाने में हम वर्क डन करते हैं ना, और जितने टाइम में करते हैं उस टाइम से डिवाइड कर दें तो मैकेनिकल पावर आ जाती है। मैंने बॉडी को उठाया, मैंने वर्क डन किया। वर्क डन का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो इसका मतलब है वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर करंट आप लोगों ने शो किया है। करंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, उस चार्ज को मूव करवाने में उस चार्ज पर क्या लग रही है, फोर्स भी लग रही है, और वो चार्ज साथ साथ क्या कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पर वर्क डन हो रहा है। अब चार्ज पर जो वर्क डन हो रहा होगा वो वर्क डन किस सर्किट में होगा, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा। तो यूनिट टाइम के अंदर या टाइम t के अंदर उस चार्ज पर जितना वर्क डन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उस वर्क डन को उस पर्टिकुलर टाइम से डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास बनेगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो बिल्कुल बच्चों, आप इस बात को यूँ ही समझो, जिस तरह इस बॉडी को ऊपर उठा रहा हूँ तो मैं इस पर वर्क डन कर रहा हूँ, उसको टाइम से डिवाइड करें तो मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने का वर्क डन आ जाएगा। अब इस चार्ज को जब हम सर्किट में मूव करवा रहे हैं, अब बॉडी को किससे रिप्लेस कर दें, चार्ज से। इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव करवाने के लिए इस पर भी तो वर्क डन होगा ना, उस वर्क डन को आप टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो पावर बनेगी उस पावर को हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो बच्चों हम इस इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए बोर्ड पे लिख दी है और इसका फार्मूला भी लिख दी है। पहले फार्मूला देख लें। इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला बनेगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है वो किस सर्किट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो मूव करवा रहे हैं वो किस चीज़ को, चार्ज Q को मूव करवा रहे होंगे ना, ठीक है। तो वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट को जितना वर्क डन हो रहा है टाइम से डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे ना, कोई भी चीज़ पता है ना जब टाइम से डिवाइड हो रही हो तो उसकी डेफिनेशन में वर्ड बोलते हैं रेट। इसको मैंने ये बोला है कि द रेट एट विच वर्क इज़ डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं। द रेट एट विच वर्क इज़ डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टाइम, या यूँ कह लें कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम, यूँ कह लें तब भी ठीक है कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी तरह भी इसको डिफाइन कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम बॉडी को मूव करवाते थे और वहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको मूव करवाना है, चार्ज को मूव करवाना है। अब बच्चों अगर हम इसको सिम्बॉलिकली लिखें तो पावर की सिंबल P होती है, वर्क डन को यहाँ पर हम W से डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग T से ही डिनोट करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। देखिए मैंने कहा था कि इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से इस सर्किट में चार्ज कितना मूव कर रहा है, Q मूव कर रहा है, और हम इस चार्ज को मूव करवाने के लिए इस पर वर्क डन कितना कर रहे हैं, W वर्क डन कर रहे हैं। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से इस सर्किट में चार्ज Q मूव कर रहा है और हम उस पर वर्क डन कितना कर रहे हैं, W वर्क डन कर रहे हैं। तो अब हम चाहें तो इसकी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन में आप लोगों ने ये लिखना है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है ना, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पर देख लें, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज Q को मूव करवाने में हम वर्क डन कितना कर रहे हैं, W कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज की इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा, यानी वर्क डन Q इंटू V की इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे हम ये सपोज करते हैं कि इस चार्ज Q को मूव करने में टाइम T लगा है, यानी इस चार्ज Q की मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो अब हम लिख सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट का जो फार्मूला होता है ना, यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का फार्मूला क्या होगा, Q/T होगा ना। यानी Q चार्ज को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए ना। तो करंट का फार्मूला I = Q/T हो गया। मैं असल में इस फार्मूला में Q की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम Q कैलकुलेट कर लें तो Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा I × T। तो यहाँ से अगर हम Q कैलकुलेट करें तो Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा I × T। इसी Q की वैल्यू को अब आप इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस Q की वैल्यू को अब बच्चों हम इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें तो योर वर्क डन इज़ इक्वल टू, इस Q की जगह पर हम लिख देंगे I T इंटू वोल्टेज हो जाएगा। यानी इस फार्मूले में जो Q लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I T इंटू साथ में क्या लिख देंगे, वोल्टेज लिख देंगे। ये जो वर्क डन आप लोगों ने कैलकुलेट की है I T इंटू V, I क्या चीज़ है, उस सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट, T क्या चीज़ है, टाइम, जितने टाइम में करंट ने फ़्लो किया है, 1 सेकंड के लिए फ़्लो किया है, 2 सेकंड्स के लिए फ़्लो किया है, और V उस बैटरी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, या यूँ भी कह सकते हैं कि इस रजिस्टर एंड के, इस रजिस्टर के एंड्स के ऊपर यही पोटेंशियल है। एक ही बात होती है कि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, अगर सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ हो तो उस रजिस्टर के एंड पे भी सेम पोटेंशियल होता है। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो इसके एंड पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि हम इन वायर की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इन वायर की रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते। क्लियर होगी बात। इस W की वैल्यू को इस W की जगह पुट कर दें। अब आप लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब आप लोगों ने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, इस W की वैल्यू को इस W की जगह पुट कर दें। तो पावर का जो फार्मूला बनेगा P इज़ इक्वल टू, W की जगह पर आप लोगों ने लिख देना I T वोल्टेज डिवाइडेड बाय T लिख देंगे। तो I T वोल्टेज डिवाइडेड बाय आप लोगों ने T लिख देना। ये वाला T इस T से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो पावर का फार्मूला बन जाएगा योर P इज़ इक्वल टू I इंटू V हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने पावर का फर्स्ट रिलेशन बना ली है। इसको आप इक्वेशन A का नाम दे सकते हैं। अच्छा देखिए बच्चे, पावर दो तरह की होती है, एक पावर सप्लाइड होती है और एक पावर डिसिपेटेड होती है। बैटरी तो बेसिकली पावर सप्लाई करती है ना, और जो रजिस्टर होता है उसके अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, बैटरी जो है वो पावर सप्लाई करती है और रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं ये वाला फार्मूला फिर किसका है, ये पावर सप्लाइड का फार्मूला है या पावर डिसिपेशन का है। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, दोनों का है।
बोथ का मतलब ये है इस फार्मूले से पावर सप्लाइड भी कैलकुलेट की जा सकती है, यानी इस फार्मूला को यूज़ करके हम पावर सप्लाइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर डिसिपेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला दोनों का बनता है, पावर सप्लाई भी है और पावर डिसिपेशन का भी फार्मूला होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। वैसे इन जनरल याद रखें, बैटरी जो है वो पावर सप्लाई करती है और रजिस्टर में जो होगी वो पावर डिसिपेट हो रही होगी। अब बच्चों इसके बाद हम जो फार्मूला बनाएंगे वो रजिस्टर के लिए फार्मूले होंगे। अगर हम रजिस्टर के लिए फार्मूला बना रहे हैं तो ये याद रखें कि रजिस्टर में पावर जो है वो क्या होती है, डिसिपेट होती है। तो अभी हम जो फार्मूले बनाएंगे, ये लिखे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो ये इलेक्ट्रिक पावर का आप लोगों ने जनरल फार्मूला बनाया जो पावर सप्लाइड का भी है और पावर डिसिपेशन का भी है। लेकिन अब हम जो फार्मूले बनाएंगे वो रजिस्टर के लिए बनाएंगे और रजिस्टर में पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, तो वो वाले फार्मूलाज फिर किसके होंगे, पावर डिसिपेशन के होंगे। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लेना है। पावर डिसिपेशन के फार्मूले बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ फॉर रजिस्टर। अब हम रजिस्टर के लिए फार्मूला बना रहे हैं और रजिस्टर में आपको पता है कि पावर जो है वो क्या हो रही है, डिसिपेशन हो रही है। तो अभी हम जो फार्मूला बनाएंगे वो पावर डिसिपेशन के होंगे। बहुत आसान है बनाने। सबसे पहले इस इक्वेशन ए में आप लोग V की वैल्यू पुट करेंगे। देखो बच्चों, V का अगर हम फार्मूला लिखें ओम लॉ रिलेशन से तो V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। आप चाहें तो इसके ऊपर रेफरेंस दे सकते हैं बाय ओम्स लॉ रिलेशन कि V इक्वल टू आई आर जो हम लिख रहे हैं वो हम ओम लॉ रिलेशन को यूज़ करके लिख रहे हैं। तो V की जगह पर इस फार्मूला में आप आई आर पुट कर दें, I इंटू इस फार्मूला में बच्चों I, उसी तरह ही V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख देंगे। तो पावर का जो फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन B कह देंगे। तो रजिस्टर आ गया तो अंडरस्टूड है ये पावर डिसिपेशन है, एक फार्मूला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला बनाने के लिए आप लोगों ने इसी इक्वेशन A में I की हम वैल्यू पुट करेंगे। आप इसी फार्मूला से I की वैल्यू को निकाल लें, सेंस करके लिख लें। ऊपर वाले फार्मूला से अगर बच्चों हम I की वैल्यू को अलग करें, I इसी साइड पर रहने दें, तो I इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। उस फार्मूले से I को सेपरेट करें तो I इक्वल टू V बाय आर। उस I की वैल्यू को यहाँ पर अगेन इक्वेशन A में पुट करें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन A। अगर उस वैल्यू को बच्चों मैं इक्वेशन A में पुट कर देता हूँ तो पावर इज़ इक्वल टू हो जाएगी, इस I की जगह पर आप लोगों ने बच्चों लिख सकते हैं V बाय आर। I की जगह पर क्या लिखना है, V बाय आर और इनटू साथ में V हो जाएगा। अब ये V और V मिलकर क्या हो जाएंगे, V स्क्वायर हो जाएंगे। तो पावर डिसिपेशन का एक और फार्मूला बन जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो ये बच्चों चंद फार्मूलाज हैं, मैंने आपको शुरू में बताया ना, बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ तक आ जाए P इक्वल टू आई वी ड्राइव करें, यहाँ तक करेंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाए यहाँ तक ड्राइव करेंगे, और P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आ जाए तो फिर इसको यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो आपको आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब चार्ज को मूव करवा रहे होते हैं तो जो वर्क डन हो रहा होता है उस वर्क डन को जिस टाइम में वो हो रहा है उस टाइम से डिवाइड कर दें तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की हमारे पास पावर आ जाती है। फिर हमने देखा कि पावर दो तरह की होती है, एक पावर सप्लाइड होती है और एक पावर डिसिपेशन भी होती है। बैटरी हमेशा पावर सप्लाई करती है और जो रजिस्टर होता है उसमें ऑलवेज पावर डिसिपेट हो रही होती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाइड जो होगी वो ऑलवेज इक्वल टू होगी पावर डिसिपेशन के। तो बात भी अपने पास लिख लीजिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी पावर सप्लाई हो रही है वो मस्ट बी इक्वल टू होगी पावर डिसिपेशन के। बच्चों हम इस टॉपिक के पहले कुछ एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप एक चीज़ नोट करें, आज हम लोगों ने पावर का एक फार्मूला P इक्वल टू आई वी पढ़ा है, एक फार्मूला पावर का P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर पढ़ा है, और एक पावर का फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पावर डिसिपेशन ये पावर कंज्यूम एक ही लफ्ज़ होता है, पावर डिसिपेशन कह लें, ये पावर कंज्यूम कह लें। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप एक चीज़ नोट करें, इस फार्मूले में हमको नज़र आ रहा है कि जो पावर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। इस फार्मूले से अगर हम देखें तो जो पावर है उसका आई के स्क्वायर के साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपके एमसीक्यू यही आ सकते हैं कि सपोज करें आपका एमसीक्यू यूँ आ गया है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें
तो बताएं पावर कंज्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। तो पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देने से जो पावर कंज्यूम होगी वो कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात कि पावर कंज्यूम के और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन आए तो स्केयर से सॉल्व करना है। अगर सवाल आ जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोगों ने इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दी है तो बताएं पावर कंज्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, पावर कंज्यूम 4 टाइम हो जाएगी। इसी तरह अगर करंट का क्वेश्चन आ जाए तो हमें नज़र आ रहा है कि करंट के साथ भी कौन से स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम करंट को हाफ कर रहे हैं, यानी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट को हाफ कर रहे हैं तो बताएं पावर कंज्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप करंट को हाफ कर रहे हैं तो पावर ने भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, करंट कम हो रहे हैं तो पावर ने भी कंज्यूम ने भी कम हो जाना है, पावर कंज्यूम लेस होगी। अब मसला ये आ रहा है यहाँ पर आई का स्केयर आ रहा है तो यहाँ पी के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। इधर जब करंट हाफ हो रहा है तो उसका स्केयर लिखा हुआ है ना, तो 1/2 का स्केयर क्या होगा, 1/4 होगा। तो इसके नीचे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए कि करंट को अगर हम हाफ करेंगे तो पावर कंज्यूम कितने टाइम, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम इस फार्मूला से उसी बात को सॉल्व करें, अगर आपको सवाल आ जाता है v को डबल करें तो पावर कंज्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, तो कहते हैं अगर हम इस फार्मूला से देखें, इस फार्मूले से देखेंगे तो p और v का तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपका सवाल आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो पावर डबल हो जाएगी, ये तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई। इधर v को डबल करें तो पावर कंज्यूम 4 टाइम, इधर v को डबल करें तो पावर कंज्यूम 2 टाइम्स होगी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये 2p वाला आंसर ठीक है या 4p वाला आंसर ठीक है। देखिए इस फार्मूले को आप ज़रा गौर से देखें, इस फार्मूले में जब p इज़ इक्वल टू आई वी आ रहा है तो क्या आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ कि i और v का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि i और v का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपका सवाल आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, सवाल यही आता है कि पोटेंशियल, अब ये रॉन्ग है मैं इसलिए से मिटा रहा हूँ, ये गलत था, कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, बताएं p पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप खुद सोचो v को डबल करने से क्या i कांस्टेंट रहेगा, v को अगर आप डबल करोगे, इस फार्मूले से हल कर रहे हैं ना, तो v को डबल करने से i भी तो क्या होगा, चेंज होगा ना। और कैसे चेंज होगा, v और i का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप वोल्टेज डबल कर रहे हो तो उससे करंट भी तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो p इज़ इक्वल टू, उसने तो किसको बोला डबल करो, वोल्टेज को डबल करो। तो आपको मजबूरन पता है कि अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको करंट को भी तो डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में i और v इकट्ठे आ रहे हैं। इधर ये मसला नहीं था, इधर v था और i था ही नहीं, इसमें क्या था, i था और v नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से आंसर i और v के कर लिए ना। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से आंसर करोगे तो आपको डबल सोचना पड़ेगा कि v को उसने बोला डबल करें तो उससे i भी डबल होगा। तो यहाँ खाली v को आप डबल नहीं लिखेंगे, v की डबल होने की वजह से i भी तो डबल होगा ना। अब ओवरऑल आप देखो इस साइड पे जो चेंज आई है 2 × 2 कितने की आ गई, 4 की चेंज नहीं आई। तो यहाँ पर भी v को डबल करें तो पावर कंज्यूम 4 टाइम ही होगी, क्योंकि v को डबल करने से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको i को भी डबल करना पड़ेगा। ये वही बात कि अगर हम i को डबल करेंगे तो v भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपके v और i के क्वेश्चन आ जाए, इस फार्मूले की इससे सॉल्व करने के बजाय आप इसको इस मेथड से सॉल्व करें ताकि आपके क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा इस फार्मूला से भी सॉल्व करता है तब आपको आइडिया हो चुका है कि इससे भी आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। एक दो और बातें बच्चे करते हैं। देखिए एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूँ दोबारा, आप लोगों ने भी फार्मूला पढ़ा हुआ है p = v²r, और एक फार्मूला भी आप लिख रहे हैं p = i²r। इसके एक एमसीक्यू मैं और आपको करवाता हूँ। अब देखिए इस फार्मूला से ये नज़र आ रहा है कि पावर कंज्यूम का या पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी पावर कंज्यूम या पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन, यानी पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। इस फार्मूले में देख लें पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का आपस में ऊपर इन्वर्स नीचे डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने इन्वर्स रिलेशन कब यूज़ करना है। अब ये माइंड में रखें, इन्वर्स रिलेशन हम उस वक्त यूज़ करेंगे
जब उस सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होगी, यानी पावर कंज्यूम का आर के साथ इन्वर्स रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी। और वोल्टेज यूजली कांस्टेंट होती है पैरेलल सर्किट में, यानी अगर जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हों तो उनमें वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट होती है। और पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन कब होल्ड करेगा, उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन उस वक्त होल्ड करेगा जब उस सर्किट में आई कांस्टेंट होगा, यानी पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन उस वक्त होल्ड करेगा जब उस सर्किट में आई कांस्टेंट होगा। और करंट बच्चों आपको पता है किस सर्किट में कांस्टेंट होता है, सीरीज सर्किट में। यानी अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो हिंट ये वाले हैं ना, ये हिंट है कि पैरेलल सर्किट में पावर कंज्यूम का रेजिस्टेंस साथ इन्वर्स रिलेशन, सीरीज सर्किट में पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इस बात को अब आप ज़रा समझें। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल। सपोज करें ये बच्चों आप लोगों के पास एक सीरीज सर्किट है, इस सीरीज सर्किट के साथ आप लोगों ने बैटरी लगा दी है, ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। तो यूँ समझिए इस प्लस माइनस का मतलब है कि बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ये तो आपको पता है ये सीरीज सर्किट है। इसमें आपके पास एक रजिस्टर R1, एक रजिस्टर R2 और एक रजिस्टर R3 है, 3 रजिस्टर हो गए। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि R3 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, R2 से, और R2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, R1 से। ये इनकी रेजिस्टेंस का ऑर्डर गिवन है। अब आपसे पूछता है बताएं पावर डिसिपेशन किस में ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि सीरीज सर्किट में पावर डिसिपेशन का और रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो आप ये लिखेंगे P और R का डायरेक्ट रिलेशन। तो बड़ी आसान सी बात, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। तो किसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन फिर ज़्यादा है, P3 जो होगी, यानी इसकी पावर डिसिपेशन इसमें P3 है ना, P3 ग्रेटर होगी किससे, P2 से, और P2 ग्रेटर होगी किससे, P1 से। कुछ बच्चे ये कंसेप्ट बना लेते हैं शायद इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये R3 पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इंडिपेंडेंट ये बात है। डिपेंड किस पर करता है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें पावर कंज्यूम या पावर डिसिपेशन उतनी ज़्यादा हो रही होगी। तो इस वाले रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर बच्चों इसी तरह ही इसी सर्किट को मैं किसी पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट कर दूं, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप सबको पता है पैरेलल सर्किट की डायग्राम है। इस पैरेलल सर्किट में भी यही अज्यूम कर रहे हैं, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ नेगेटिव, यहाँ से करंट आ रहा है। पता ना पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R1, इसकी R2, इसकी R3, और वही दोबारा अजम्पशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसी अजम्पशन को कि इस केस में भी R3 ग्रेटर है किससे, R2 से, और R2 ग्रेटर है किससे, R1 से। R3 ग्रेटर है 2 से और 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। अब ये पैरेलल में लगे हुए हैं और आपसे पूछ रहे बताएं पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा किस में है। तो आप लोगों ने भी याद रखें कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में हमें पता है जब रजिस्टर लगे होते हैं तो सबके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होती है। और हमें पता है पैरेलल सर्किट में अगर वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो पावर कंज्यूम का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी जो पावर कंज्यूम हो रही है और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसके क्रॉस पावर डिसिपेशन अब सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है R1 की, तो इसके क्रॉस पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अपोजिट ऑर्डर लिखेंगे तो पावर डिसिपेशन 1 में ज़्यादा होगी किससे, 2 से, और 2 की ज़्यादा होगी किससे, 3 से। इसका मतलब ये हो कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा थी उसके क्रॉस पावर डिसिपेशन सबसे कम हो रही है किस सर्किट में, पैरेलल सर्किट में। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये तो सीधा सीधा समझ आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जब करंट गुजरेगा तो पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। देखिए सीरीज सर्किट में अब इसकी वजह समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है इधर से समझ लेना, तो उसमें पावर डिसिपेशन क्यों इतनी कम होती है पैरेलल में। तो असल में वजह ये कि सीरीज में करंट के पास फ्लो करने का एक ही पाथ है, उसी पाथ में करंट ने फ्लो करना है और इन सब रजिस्टर में करंट की वैल्यू फिर क्या होगी, सेम होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा और इस जगह पर करंट कम होगा क्योंकि यहाँ से भी रजिस्टर में से नहीं गुजरा और यहाँ पर तो तीनों रजिस्टर में से गुजर चुका हुआ है।
तो बच्चों याद ही रखना है कि यहाँ पर हम एम मीटर लगाएं या हम इस जगह पर एम मीटर लगाएं, करंट की वैल्यू सेम आएगी। यानी इन दोनों पॉइंट्स में से इस पॉइंट पे एम मीटर लगा दें या हम इस पॉइंट पे एम मीटर लगा दें, करंट की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? हम करंट उंगली लगा कर मेजर तो नहीं कर रहे ना, हम करंट जो है वो एम मीटर से मेजर करते हैं। और एम मीटर उस लूप का, जिस लूप क्लोज पाथ होता है, ज़रा क्लोज पाथ होगा तो करंट फ्लो करेगा ना। मैं तो समझाने के लिए बैटरी की सिंबल लगा दी, अदरवाइज तो पाथ क्लोज ही है। तो जो बच्चों आपका एम मीटर है वो जिस लूप में लगा होता है उस लूप का एवरेज करंट बताता है। कौन सा करंट बताएगा? एवरेज करंट। तो पूरी लूप का एवरेज करंट आप ए पॉइंट पे कैलकुलेट करें या आप किस पे कैलकुलेट करें, बी पे कैलकुलेट करें, तो आंसर तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि इन तीनों रजिस्टर में एक जैसा करंट गुजर रहा है। अगर सेम करंट गुजर रहा है तो फिर पावर डिसिपेशन को डिसाइड किसने करना है? रेजिस्टेंस ने। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पावर डिसिपेशन उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इधर करंट अपनी मर्जी से फ्लो कर सकता है, मतलब इधर करंट किस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा? यानी यहाँ से करंट आ रहा है ना, तो किस तरफ करंट ने ज़्यादा जाना है? करंट खुद को इस तरह एडजस्ट करेगा, आई और आर का इन्वर्स रिलेशन। करंट खुद को इस तरह एडजस्ट करेगा पैरेलल सर्किट में, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट के पास फ्लो करने के एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। जिसने यहाँ पर करंट के फ्लो करने के 3 डिफरेंट पाथ हैं। अब किस पाथ के लॉन्ग करंट ज़्यादा जाएगा, किस पाथ के लॉन्ग करंट ज़्यादा जाएगा, वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, आई और आर के इन्वर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, इन तीनों में से जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी तरफ करंट ज़्यादा जाएगा, और इन तीनों में से जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इन तीनों में से जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी तरफ करंट क्या करके जाएगा? कम फ्लो करके जाएगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों में से उसकी तरफ करंट क्या फ्लो करेगा? कम फ्लो करके जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। इस R3 की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो इसकी तरफ आने वाला करंट बहुत कम होगा। जब इसमें से करंट ही कम गुजर रहा है तो इसकी पावर डिसिपेशन फिर इसलिए कम है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इधर बहुत कम करंट फ्लो करके आया है। जब करंट ही बहुत कम आया है तो इस वजह से इसकी पावर डिसिपेशन कम हो गई है। लेकिन अगर हम R1 को कंपेयर करें तो R1 की इन तीनों में से रेजिस्टेंस सबसे कम है। अगर यहाँ से जो करंट आई आ रहा है उसको ज़रा सोचें, R1 को माइंड में रखें। R1 की रेजिस्टेंस सबसे कम है इन तीनों में से, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा करंट R1 की तरफ जाएगा। थोड़ा सा करंट इधर, कुछ थोड़ा सा इधर, और सबसे ज़्यादा करंट किस में से गुजरेगा? R1 में। क्यों? उसकी रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर R1 की तरफ करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इसकी पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने फिजिकल मीनिंग इसके मैंने आपको बताए हैं कि सीरीज सर्किट में हम डायरेक्ट रिलेशन क्यों लेते हैं और पैरेलल में इन्वर्स क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट जो है वो खुद को रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। तो फिर जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी तरफ ज़्यादा करंट क्या करके जाएगा? फ्लो करके जाएगा, जिसकी वजह से उसमें पावर डिसिपेशन की वैल्यू बाकियों से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब अच्छा हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की ना। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, P इज़ इक्वल टू I इंटू वी। I आपको पता है करंट है, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और P यहाँ पर पावर कंज्यूम हम ले लेते हैं। सपोज कर लें बच्चे ये एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। इस रजिस्टर के एंड के ऊपर आप लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो V के इक्वल है। यानी इस रजिस्टर के एंड पे आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है। उस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है। आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ? V, और उसकी वजह से इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है या इवन मैकेनिकल पावर होती है, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक पावर या मैकेनिकल पावर की जो SI यूनिट होती है ना वो वॉट होती है। इलेक्ट्रिक पावर या मैकेनिकल पावर की जो SI यूनिट होती है हम वॉट कहते हैं, ठीक है। SI यूनिट इसकी वॉट होती है। और अगर हम इसका बेसिक फार्मूला देखें ना, P इक्वल टू W/T जो होता है ना बेसिक फार्मूला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो वॉट होगा अगर मैकेनिकल पावर की बात करें तो किसकी इक्वल होता है? जूल पर सेकंड की इक्वल भी होता है। यानी वॉट
वॉट जो होता है वो एक तो किसकी इक्वल होगा, जूल पर सेकंड की इक्वल भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर कैसे यूनिट वॉट की इक्वल होती है। क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिकल वे से डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर पावर लिखें, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट अभी हम लोगों ने क्या बात की, वॉट होती है, तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में, और पोटेंशियल डिफरेंस को किस में, वोल्ट के अंदर। तो याद रखना है वॉट जो होता है एक तो जूल पर सेकंड की इक्वल भी होता है, और एक वॉट जो होता है वो एम्पेयर इनटू वोल्ट की इक्वल भी होता है। तो दोनों बातें याद रखनी है कि वैसे इलेक्ट्रिक पावर में जब हम वॉट को लिखते हैं तो हम एम्पेयर इनटू वोल्ट की फॉर्म में ही लिखे होते हैं। वोल्ट आपको पता है किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए कि 1 वॉट किसकी इक्वल होता है, तो फिर दोनों ऑप्शन ठीक है, जूल पर सेकंड भी आप चूज़ कर सकते हैं और एम्पेयर इनटू वोल्ट भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमें आइडिया हो गया है कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी ऐसे यूनिट वॉट होती है। अब हम 1 वाट को इलेक्ट्रिकल वे से डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं। तो 1 वाट को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस पावर कंज्यूम के साथ आप 1 वाट लिख दें, इस पावर कंज्यूम के साथ 1 वाट, और जो करंट है उसके साथ आप 1 एम्पेयर लिख दें, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ आप 1 वोल्ट लिख दें। करंट के साथ 1 एम्पेयर और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आप लोगों ने 1 वोल्ट लिख देना है। अब बच्चों जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं लिखा है ए पावर ऑफ 1 वाट इज सेड टू बी कंज्यूम, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर कंज्यूम होगी वो 1 वाट पावर कंज्यूम हो रही होगी। कब 1 वाट पावर कंज्यूम हो रही होगी, अगर उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के एंड्स के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 1 वोल्ट। अगर हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करें, 1 वोल्ट अप्लाई करें, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के एंड के ऊपर जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, अगर हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करें, 1 वोल्ट अप्लाई करें, और उससे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 एम्पेयर करंट अगर क्या करे, फ्लो करे, तो देन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रही होगी दैट इज़ इक्वल टू 1 वाट होगी। यही बच्चों बात यहाँ पर मैंने लिखी है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। ए पावर ऑफ 1 वाट इज सेड टू बी कंज्यूम, कि यहाँ पर पावर 1 वाट कब कंज्यूम होगी इन अ सर्किट में, इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट आप लगाएं, और वो क्या करें, 1 वोल्ट कॉजेस ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट, यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, तो फिर आपके पास जो पावर कंज्यूम होगी इस सर्किट में दैट इज़ इक्वल टू 1 वाट होगी। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में यूँ आ सकता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, या यूँ आ सकता है डिफाइन 1 वाट। तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद फार्मूला लिख दें, ये बातें लिख दें और डायग्राम बना दें, और नीचे ये वाली बात लिख दें कि इलेक्ट्रिक पावर जो होगी उसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, वाट होगी। और एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि वाट को हम एम्पेयर इनटू वोल्ट के इक्वल भी लिखते हैं, और वाट हम लोगों ने मैकेनिकल वे से जो पढ़ा था वो जूल पर सेकंड की इक्वल भी होता है, और इन दोनों का हम एक दूसरे के इक्वल प्रूव भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, जिस यूनिट को मैंने लिखा है किलो वाट आवर। एक और यूनिट है जिसे मैं लिख रहा हूँ किलो वाट आवर। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो किलो वाट आवर होती है ये लगता है ऐसे शायद पावर की यूनिट है, तो किलो वाट आवर जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो किलो वाट आवर है ये पावर की यूनिट नहीं है, इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कह लें या हम कह सकते हैं ये वर्क की यूनिट है, यानी इन शॉर्ट ये पावर की यूनिट नहीं है। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क आप कह सकते हैं। अब ये भी बात याद रखें कि किलोवाट आवर को हम ये भी कहते हैं कि किलोवाट आवर इज़ दी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी किलोवाट आवर इज़ दी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि किलोवाट आवर जो है या यूँ आ जाए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो याद रखना है कि किलोवाट आवर इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की बजाय बेहतर आप यूँ लिखें, इट इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बात का मतलब क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए आपके जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे होते हैं, आपको पता है हम कहते हैं कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है, यानी सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो से 20 रुपीज़ है। 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट क्या है,
जिसके गवर्नमेंट जो है आपसे 20 रुपये चार्ज कर रही है, वो जो 1 यूनिट बोलते हैं ना 20 रुपये की है या 20 रुपीज़ की है, वो 1 यूनिट असल में एनर्जी होती है। और कितनी एनर्जी को वो 1 यूनिट बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर एनर्जी को वो कितने यूनिट के बराबर होता है? 1 यूनिट कहते हैं। तो हम कहते हैं ना 1 यूनिट कंज्यूम हो गई है, इसका मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर कंज्यूम होगी तो हम बोलेंगे कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने रुपीज़ की है? 20 रुपीज़ की है। तो आपको आइडिया हुआ कि हम क्या बोलते हैं कि किलोवाट आवर इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियली यूज़ हो रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम जो एनर्जी की यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोवाट आवर ही यूज़ करते हैं, और जो बिल हम चार्ज करते हैं वो यूनिट्स की फॉर्म में चार्ज करते हैं। और यूनिट 1 यूनिट हम किससे बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर को ही कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि किलोवाट आवर इज़ द नॉट यूनिट ऑफ, इट इज़ द नॉट द यूनिट ऑफ पावर, बल्कि यूनिट किस चीज़ की है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। और इसको हम ऐसा यूनिट नहीं कहते, बल्कि ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इसको कमर्शियल क्यों कहते हैं? वो आप ये इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की 1 यूनिट जो होती है उसको हम 1 किलोवाट आवर के ही इक्वल बोलते हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, पावर जो होती है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। अब यहाँ से मैं वर्क को अलग कर लूँ तो पावर इंटू T हो जाएगा। वर्क के या एनर्जी के की बात होती है। वर्क की यूनिट भी सिस्टम इंटरनेशनल में जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल है। यहाँ से बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि पावर की यूनिट हम लोगों ने अभी क्या पढ़ी थी? वॉट पढ़ी थी। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल किसकी इक्वल होता है? वाट सेकंड की इक्वल होता है। तो अब ये चीज़ अपने पास एक ये याद रखें कि जूल वाट सेकंड की इक्वल होता है। और दूसरी ये चीज़ याद रखें कि जब भी कभी पावर की कोई यूनिट टाइम की किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, जब भी पावर की कोई यूनिट टाइम की किसी यूनिट से मल्टीप्लाई होगी तो वो एनर्जी की या वर्क की यूनिट बनेगी। आप इसको बोलें वर्क की यूनिट के बराबर होगी या वो एनर्जी की यूनिट के बराबर होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। वर्क की यूनिट के बराबर कह लें या एनर्जी की यूनिट कह लें। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपका एमसीक्यू आ गया और आपसे बंदा पूछता है बताएंगे वॉट डे किस चीज़ की यूनिट है। यानी पूछता है बताएं वॉट डे किस चीज़ की यूनिट है। आप ज़रा सोचें वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। वॉट पावर की यूनिट है ना। डे किसकी यूनिट है? टाइम की। अब ये ना कहें कि सर डे जो है वो तो सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट नहीं है, तो मैंने ये तो कहीं नहीं लिखा कि सिस्टम इंटरनेशनल होना ज़रूरी है, यूनिट होना ज़रूरी है टाइम की। तो वाट पावर की यूनिट, डे टाइम की यूनिट। तो पावर की यूनिट जब भी टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। तो वॉट डे किसकी यूनिट है? फिर एनर्जी की यूनिट है। इसी तरह अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ किलो वॉट ईयर लिख दूँ तो मुझे बताओ ये किलो क्या किसी चीज़ की यूनिट है? किलो तो प्रीफिक्स है, ये तो कोई यूनिट नहीं होती। तो हम इस किलोवाट पूरे को क्या बोलेंगे? ये तो पावर लिखी हुई है। वैसे तो पता नहीं किलो प्रीफिक्स है, ये किसी चीज़ की यूनिट नहीं होते। किलो मेगा गीगा लगाने से यूनिट नहीं चेंज होती। तो किलोवाट तो पावर होगी, पावर होगी। ईयर किस चीज़ की यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो किलोवाट ईयर भी किस चीज़ की यूनिट बनी? वर्क की यूनिट होगी या एनर्जी की यूनिट होगी। इसी तरह अगर मैं ये अब आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं किलो वाट आवर किस चीज़ की यूनिट है, तो बताओ ना ज़रा ये वॉट किस चीज़ की यूनिट है? पावर की। आवर किसकी? टाइम की। तो किलोवाट आवर को इकट्ठा बोल दो चलो, तो ये क्या बन जाएगी? पावर और साथ में टाइम। तब आपको क्लियर हो गया ना कि किलोवाट आवर में ये बेसिकली पावर लिखी हुई है और ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है। और पावर और टाइम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? वर्क डन बनता है या एनर्जी बनती है। तब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किलोवाट आवर इज़ द नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बच्चों कुछ बातें तो मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कह रहा था। अब बोर्ड में जब आएगा तो फिर आप लोगों ने इस शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यूँ आएगा। तो सबसे पहली बात अब ये लिखोगे कि किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क, कि किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क की यूनिट है। इसके नीचे अब ये लाइन लिखोगे इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कमर्शियल यूनिट भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और फिर आप लोगों ने याद ही रखना है कि जो जूल होती है ना, जो हम जूल यूज़ करते हैं जिसको जे सिंबल से नोट करते हैं, जूल इज स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज स्केल पे मेजर करने के लिए, जूल के बारे में क्या बोल रहा हूँ, जूल इज स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज स्केल पे मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो एनर्जी की यूनिट जूल यूज़ नहीं करते,
बल्कि एनर्जी को लार्ज स्केल पे मेजर करने के लिए हम उसकी यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, जूल इज़ अ स्मॉलर यूनिट। वैसे जूल आपको पता है ना, ये स्मॉलर एंड एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये स्मॉल ज़रूर है लेकिन जूल कौन सी है, एस यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन वो स्मॉलर यूनिट होने की वजह से हम उसको लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते, और लार्ज स्केल पे अगर एनर्जी यूज़ हो रही हो तो उस वक्त हम उसको मेजर करने के लिए हम किलोवाट आवर यूज़ करेंगे। अब जो बात करते हैं, अब किलोवाट आवर को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। देखिए पावर जो होती है ना, अभी हमारी बात हो रही थी, बल्कि इसी फार्मूले को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पावर इज़ इक्वल टू W/T, और पावर जो बनेगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, योर एनर्जी लिखेंगे, वर्क डन और एनर्जी, पावर इनटू टी। और आप इस वर्क डन की जगह पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी तो लिख सकते हैं। इस वर्क डन की जगह पर हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तब बच्चों हम लोगों ने डिफाइन करना है किस चीज़ को, किलोवाट आवर को डिफाइन करना है। तो आप इस P की जगह पर आप लिख सो 1 किलोवाट, यानी इस पावर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट, और इस टाइम की जगह पर आप लोग लिख सकते हो 1 आवर, ठीक है। इस P की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 किलोवाट, और टाइम की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 आवर लिखोगे। तो अब आपको समझ आ गया कि आपके पास अगर पावर कितने वाट हो, 1 किलोवाट हो, और कितने टाइम के लिए वो पावर हो, 1 आवर के लिए हो, तो जो एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड होगी, अगर आप पावर आपके पास 1 किलोवाट हो और वो पावर कितने टाइम के लिए हो, 1 आवर के लिए हो, तो उससे आपको जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी वो एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए 1 किलोवाट आवर। तो ये मैंने बुक वाली डेफिनेशन लिखी है, बुक में कोई इतनी अच्छी डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग फिर ज़ाहिर है वो बुक वाली ही चेक करते हैं, तो वही मैंने लिखी है। उसने लिखा है कि किलोवाट आवर क्या चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यही है ना, किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि किलोवाट आवर क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कौन सी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्टेन्ड होगी बाय ए पावर ऑफ 1 किलोवाट। किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्टेन्ड होगी बाय ए पावर ऑफ 1 किलोवाट। कितनी पावर से एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, बाय ए पावर ऑफ कितने वाट से, 1 किलोवाट से, इन किस में, 1 आवर में। यानी अगर आपके पास 1 किलोवाट जो पावर हो, उस 1 किलोवाट पावर से, 1 किलोवाट जो पावर है उससे 1 आवर में जितनी एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी ना आपको, 1 किलोवाट पावर से 1 आवर के अंदर, 1 किलोवाट पावर से 1 आवर के अंदर, आवर किसकी यूनिट है, टाइम से, जितनी एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड होगी वो एनर्जी बच्चों किसकी इक्वल होगी, 1 किलोवाट आवर की इक्वल होगी। तो बोर्ड में आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखने के बाद आप लोगों ने अब इस चीज़ को डिफाइन कर देना है। अब हम एक छोटा सा प्रूफ करते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल की इक्वल होगा। तो बच्चों हम इसको प्रूव करना अब ये चाह रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल टू होगा 3.6 मेगा जूल। ये आप लोगों ने प्रूव करना है कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू होगा 3.6 मेगा जूल। बहुत सिंपल सा प्रूफ, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलो का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ की पावर 3, और वोट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है जो पावर है, पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है ना। तो यहाँ से अगर हम पावर की यूनिट हमें पता है वॉट होती है, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड। तो किलो की जगह पर आप लोगों ने 10⁻³ लिखा, इस वॉट की जगह पर हम लोग यहाँ से देख के क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड लिखेंगे ना। वॉट को देख कर क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, और 1 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होंगे। तो यहाँ पर आवर्स को आप लोगों ने सेकंड में लिख देना है, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होंगे। ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छी तरह देखो, इसका ये वाला जो पॉइंट एंड पे होता है, जब ना शो रहा हो तो एंड पे होता है, उसको अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो ये 10⁻³ तो उसी तरह रहा, मल्टीप्लाई बाय 3.6। मैंने कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया ना। आपको पता है जब हम इसको पावर को नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं, डेसिमल पॉइंट को, सॉरी, जब डेसिमल पॉइंट को हम नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर फिर हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। और अगर हम डेसिमल पॉइंट को पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करें तो फिर 10 की पावर को जितने डिजिट्स मूव करवाते हैं वो नेगेटिव में लिखते हैं। याद रखने के लिए तरीका है, अपोजिट काम है, नेगेटिव साइड पे मूव करवाओ तो पावर को पॉजिटिव में लिखना है, और पॉजिटिव साइड पे मूव करवाओ तो 10 की पावर को नेगेटिव में लिखना है। तो मैंने इसको
और नेगेटिव साइड में मूव करवाया, कितने डिजिट्स 3, तो 10 की पावर को हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3.6। उसी तरह ही इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। एक चीज़ नोट करें, जब सेकंड से कैंसिल हो गया था तो बाकी यहाँ क्या बच गया, जूल ही बच चुका है ना। तो आपके पास क्या आ रहा है कि 1 किलोवाट आवर जो होगा, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। और यहाँ पर जो 10 की पावर 6 बच्चों लिखा हुआ है उसको मेगा भी तो लिख सकते हैं ना, प्रीफिक्स है ना। तो 10 की पावर 6 को हम मेगा से रिप्लेस कर देंगे। मेगा में याद रखना है कि m कैपिटल होता है, ठीक है, स्मॉल m लिख देंगे तो वो तो मिली बन जाएगा ना, तो बन जाएगा 3.6 मेगा जूल की इक्वल होगा। तो ये बच्चों बस आप लोगों ने याद रखना है कि किलोवाट आवर में बात कर रहा था ना कि जूल इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, इसीलिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज स्केल पर मेजर करना होता है तो हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर जो होगा वो कितने ज़्यादा जूल के बराबर है, यानी 3.6 मेगा जूल अगर होंगे तो वो कितनी एनर्जी के इक्वल होंगे, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होंगे। इसलिए लार्ज स्केल पे एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इंस्टेड ऑफ जूल क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।